So we were studying about atoms and molecules. और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने कल देखा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो लॉज थे, एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने ये लिखा था कि द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स is always equal to total mass of the product. Total mass of reactants is always equal to total mass of the product formed. चाहे हम कोई भी रिएक्शन ले लें, जो मास रिएक्टेंट का होगा उसको ऐड करने पे, प्रोडक्ट के एटम्स के मास को ऐड करने पे वही मास आएगा। एग्जांपल हमने H2O का लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट का लिया था, और भी हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम HCl का भी ले लें एग्जांपल, प्लस NaOH, तो ये बनाएगा NaCl और H2O। ये 1 प्लस 35.5 और ये 23 प्लस 16 प्लस 1, ये है 36.5 और ये हो जाएगा 40। ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ग्राम ले सकते हैं। ये 23 प्लस 35.5, ये 2 इंटू 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो रिएक्टेंट्स का वेट कितना हो गया? 40 प्लस 36.5 ग्राम। अब प्रोडक्ट का कितना हो गया? 23 प्लस 35.5 एंड प्लस 18। ये भी 76.5 ग्राम हो गया। तो दोनों इक्वल हो गया ना ये। तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो एटम्स होते हैं, जो रिएक्टेंट बना रहे हैं और जो एटम प्रोडक्ट बनाते हैं, वो उनका मास सेम होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई नया एटम पैदा नहीं होता, उसी एटम का दोबारा रीअरेंजमेंट होता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि the
ratio of the combining atoms in a product remains constant. जैसे अगर हम H2O दो तरीके से बनाए, एक H2O बनाने का तरीका ये हुआ कि H2 प्लस O2, ये बना H2O। दूसरा H2O बनाने का तरीका ऐसे भी बना सकते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन करके। जैसे हमने H2SO4 लिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो भी ये बनेगा CaSO4 प्लस 2H2O। तो H2O चाहे हम ऐसे बनाए या हम ऐसे बनाए, इसका रेशियो हमेशा 2:1 में ही होगा। तो जो रेशियो है वो किसी भी मॉलिक्यूल में उनके एटम्स का कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये दो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने कल पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे, इन ए केमिकल रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिया गया है Na2CO3 reacts with 6 gram of acetic acid CH3COOH to produce 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium acetate। ये तीन प्रोडक्ट बना रहा है। ये बना रहा है सोडियम एसिटेट CH3COO माइनस Na प्लस प्लस H2O प्लस CO2। इसको 2 देना पड़ेगा। सभी बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 5.3 ग्राम लिया गया सोडियम कार्बोनेट, 6 ग्राम लिया गया एसिटिक एसिड और प्रोडक्ट बना है 2.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर और 2.2 ग्राम 8.2 ग्राम एसिटिक एसिड। तो हमें शो करना है सो दैट द अबव ऑब्जर्वेशन इज इन एग्रीमेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसी रिएक्शन का लिखा भी गया है, सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड इज इक्वल टू सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो इसे और इसे ऐड करते हैं, कितना होगा? इट विल बिकम 11.3 ग्राम। इसे और इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8.2, 0.9 एंड 2.2, 13,319। क्या लिखेंगे?
since total mass of reactant is equal to total mass of product, therefore the given reaction agrees with law of conservation of mass. ठीक है, या फिर नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, उतार लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो भी टॉपिक आएगा ना, वो लगेगा कि यार ये तो पता ही है मुझे, कुछ नया है ही नहीं। इतनी तैयारी तो मैंने करा दिया है आप लोगों को। ऐसी ऐसी बातें अब पढ़ाया जाएगा बुक में आपको, जो लगेगा कि आपको आता ही है पहले से। सी हाउ। इसके बाद टॉपिक आता है एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जिसके बारे में आप अच्छे से पारंगत हो। बताओ व्हाट इज एन एटम? पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? आपको पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज एटम? बताओ। नो सर। नो। अरे वाह, वेरी गुड। उसके बाद है एटॉमिक सिंबल। पहले जमाने में एटॉमिक सिंबल ऐसे बनाया करते थे, जो कि अभी गलत है, ऐसे नहीं बनाते आजकल, ठीक है? ये पहले जमाने का है ना, ये बर्जेलियस मेथड था। आजकल ऐसे नहीं करते, ठीक है? आजकल के सिंबल कैसे होते हैं आपको पता ही है, जैसे हाइड्रोजन ऐसे, ऐसे ऐसे, कोबाल्ट ऐसे, ठीक है? एटॉमिक मास क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज एटॉमिक मास? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। वेरी, इसे कहते हैं एटॉमिक मास नंबर, ठीक है? और इसी से हम एटॉमिक मास निकालते भी हैं। और आए नीचे, ये सभी कुछ आप लोगों को पता है। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, आर्गन का, बेरियम का, बोरोन का, मैंने याद करवा दिया था आप लोगों को एक एक करके। और नीचे आए, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करता है, बताओ किस फॉर्म में एटम एग्जिस्ट करता है?
क्या एटम्स अकेला एग्जिस्ट करता है, सिंगल? क्या सिंगल एटम रहता है या मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है? एटम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइदर Molecules. molecule, only in case of noble gases they exist as atoms. तो नोबल गैसेस हैं जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, इसमें मोनोएटॉमिक गैस होते हैं, बाकी सब मॉलिक्यूल्स बने हुए होते हैं। ठीक है। मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स कैसे मॉलिक्यूल बनाते हैं मैंने बताया था आप लोगों को। डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, ये नहीं बताया है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स मैंने बताया है। तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट पढ़ेंगे, और दूसरा एक और टॉपिक है यहाँ पे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए इस थ्योरी में कुछ भी नया नहीं है। एक डाल्टन थे, जॉन डाल्टन, इन्होंने कुछ थ्योरी दिया। इन्होंने कहा कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कोई नई बात है इसमें? No, sir. No, sir. एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स को हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसमें कोई नई बात है? No, sir. No, sir. एटम्स आर आइडेंटिकल इन मास, सभी सभी एटम एक प्रकार के होते हैं, गोल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें कोई नई बात है? No, sir. No, sir. अगर हम एक ही प्रकार का एलिमेंट लेंगे तो उसमें एक ही प्रकार के एटम मिलेंगे। जैसे आयरन लेंगे तो उसमें आयरन के ही एटम मिलेंगे, गोल्ड लेंगे तो गोल्ड का ही एटम मिलेगा, इसमें कोई नई बात है? Yes, sir. No, sir. No, sir. एटम कंबाइन करके सिंपल रेशियो में कंपाउंड बनाता है, इसमें कोई नई बात है? No, sir. No, sir. अच्छा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। कोई भी हम एटम ले ले मॉलिक्यूल में, जैसे H2O ले लिया या CO2 ले लिया, H2O हमेशा 2:1 के फॉर्म में होगा, CO2 हमेशा 1:2 के फॉर्म में होगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये ओबे कर रहा है, इसमें कोई नई बात है? No, sir. तो ये सब पुरानी पुरानी बातें जो हैं ये एक लॉ के रूप में दे दिया गया है। ठीक है, इसे कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसे चाहो तो लिख लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, थोड़ा सा इसको एनालिसिस करेंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। ठीक है, तो हम देखेंगे अचीवमेंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि इसमें ड्रॉबैक क्या क्या है, भाई गलत क्या क्या है इसमें, और जब इसमें हम गलत निकालेंगे तो इसके बारे में हम डीप सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं, चलो। पहला पॉइंट है, इनमें से एक एक पॉइंट को हम कोशिश करेंगे गलत प्रूफ किया जाए। जैसे ही डाल्टन ने ये एटॉमिक थ्योरी दिया था, तो बाकी के और भी जो नए नए साइंटिस्ट आए, इनके बारे में कुछ इन थ्योरीज को गलत प्रूफ करने की कोशिश किया। तो इन्होंने पहले कहा कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम। एटम्स आर इंडिविजिबल, अगर एटम्स इंडिविजिबल होता है तो फिर एटम से हम प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, है ना? एटम्स कैन बी डिवाइडेड टू, एटम्स कैन बी divided to इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, भले ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो स्टेबल नहीं है, लेकिन डिवाइड तो कर सकते हैं। इसलिए ये कहना कि एटम इंडिविजिबल है, ये पूरी तरह सच नहीं है। दूसरा, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं है, हम दो एटम्स को मिला के एक नए तरह के एटम भी बना सकते हैं। जैसे दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम भी बन सकता है। इस प्रकार से रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, यह संभव नहीं है।
तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में दो छोटे एटम मिलके बड़े एटम बनाते हैं, और कभी कभी बड़े एटम टूट के छोटे एटम भी बनाते हैं, ठीक है। फिर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अगर हम हाइड्रोजन ले लें तो हाइड्रोजन के सभी के मास एक जैसे होना चाहिए, लेकिन इसके आइसोटोप्स को देखो, एक हो गया H11, एक हो गया H12 और एक हो गया H13, सबके मास अलग अलग हैं। सभी एटम सेम है लेकिन आइसोटोप के मास अलग अलग हैं, यानी कि ये भी पूरी तरह सच नहीं है। फिर एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो जैसे कि हम Fe2O3 में 2:3 देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी Fe2O3 जो है Fe1.98 और O3 के फॉर्म में भी होता है। तो ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं हुआ। निकेल ऑक्साइड के केस में ये पाया गया है कि निकेल कभी कभी 0.98 ऑक्सीजन 1.00 के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये इस किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। सो पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स मतलब क्या होता है, पॉइंट्स। इस चैप्टर के लिए हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को सच मान के चलेंगे। पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट, atoms are tiny particles constituting matter. Second, atoms are indivisible. Third, atoms of similar matter are same. Atoms of different matter are different. Atoms combine to form molecules in simple whole number ratio. जी सर। हाँ सर। जी सर, चल रहा है सर, बताएं। एक वो स्काई पाथ का चल रहा है। तो atoms combine to form molecules in simple whole number ratio. ठीक है, और क्या बचा। हाँ, atoms can neither be created nor be destroyed। तो इसको हम अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, जरूरी नहीं कि जो बुक में है उसी को हम रट के लिखें। अब इसका कॉन्ट्राडिक्शन है कुछ। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब डिसएग्रीमेंट। जैसे फर्स्ट का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर
even more tiny than atoms. एटम से भी छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एटम ही सबसे छोटा छोटा पार्टिकल नहीं है। दूसरा, एटम्स कैन बी डिवाइडेड बाय न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन से हम इन्हें तोड़ सकते हैं। थर्ड, सिमिलर एटम, सिमिलर मैटर के एटम भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कार्बन में C612, C613 और C614 भी हो सकता है। हाइड्रोजन में H11 हो सकता है, H12 हो सकता है, H13 हो सकता है। डिफरेंट मैटर में सेम एटम्स भी हो सकते हैं। ये लो, डिफरेंट मैटर में सेम एटम हो सकते हैं। कैसे? देखो, ग्राफाइट में भी कार्बन और डायमंड दोनों कितना डिफरेंट मैटर है। डायमंड में भी कार्बन और कुछ भी नहीं, दोनों कार्बन से ही बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि ग्राफाइट में ग्राफाइट का एटम है और डायमंड में डायमंड का एटम है, दोनों ही कार्बन से बना हुआ है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है। दूसरा, एटम्स को हम सिंपल होल नंबर रेशियो में हमेशा नहीं लिखते। मॉलिक्यूल में कभी कभी ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी हो जाता है। जैसे Na 0.98 O and Fe 1.98 O are नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्री मतलब होता है रेशियो ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स और कुछ भी नहीं। ठीक है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन और डिसएग्रीमेंट को हम ये भी कहते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसको हम ड्रॉबैक के रूप में भी जानते हैं, है ना। इसको कई लोग ड्रॉबैक के रूप में भी पढ़ते हैं कि इसकी कमियां क्या क्या है। देखो, जब तक कोई कुछ काम ना करे ना तो उसकी कमी कोई नहीं निकालता, लेकिन जब तक कोई कुछ काम कर दे तो लोग उसकी कमी निकालते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ करें ही नहीं। इसी पे बेस करके हमने कितना कुछ पढ़ लिया, कितना कुछ आंसर्स कर लिया। ये थ्योरी गलत है, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स आज भी हम दे सकते हैं इन थ्योरीज के बेस पर। तो ये ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। ठीक है। ये आपके बुक में नहीं है, ये मैंने आपको अलग से बता दिया। आपके बुक में सिर्फ इतना है ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, अभी एक टॉपिक आया था बुक में, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, वो देखते हैं। देखो, कभी कभी ना जब कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा जानने वाले जो बहुत ज्यादा जानते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछ के दिमाग खराब करते हैं। तो कभी कभी तुम्हें ऐसे पूछेंगे वो, जैसे कि कैल्शियम का एटॉमिक वेट बताओ। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम? कौन बोलेगा?
Who will give the answer? चलो ठीक है, दूसरा पूछता हूं. What is the mass number of calcium? ये तो बता दो. 20. 40. एटॉमिक नंबर 20 है बेटा. एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है. तो क्या ये 40 उसका वेट है? ना 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 ना, ये तो काउंट है. इट इज अ काउंट. इट इज नॉट वेट. इट इज नॉट वेट. ये मास नंबर है, मास नहीं है. इट इज नॉट वेट, इट इज काउंट. काउंट ऑफ क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. लेकिन देयर इज अ रिलेशन. ओके, रिलेशन है किसका? मास नंबर का. विथ एटॉमिक वेट. जो भी उसका मास नंबर हो, एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है जो भी उसका मास नंबर हो, न्यूमेरिकली उतना वैल्यू. ठीक है, जैसे एग्जांपल कैल्शियम ले लेते हैं. न्यूमेरिकली उसका उतना वैल्यू जो मास नंबर है, और एक यूनिट लगाते हैं, उस यूनिट को कहते हैं हम AMU. मतलब एक एटम के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो है AMU. फिलहाल तो अभी इतना समझते हैं. इट इज एटॉमिक मास यूनिट. ये क्या है? यूनिट टू मेजर मास ऑफ वन एटम. यूनिट टू मेजर मास ऑफ वन एटम. किसी एक एटम के वेट को नापने के लिए एक यूनिट है. लेकिन बताओ, ऐसा कोई भी तराजू है जिस तराजू में हम एक एटम को हम तौल सकते हैं? बताओ जरा, क्या हम किसी एक एटम को तौल सकते हैं? सोच सकते हो क्या कितना छोटा एटम होता है? एक एटम का साइज होता है लगभग 1/1000000000 मीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर. इतना छोटा एटम होता है. इतने छोटे एटम को भाई कौन से तराजू में नापेंगे? तराजू है कहीं? बताओ कौन सा दुकान में है, मैं जाकर नाप के आऊं एटम को? मिलेगा? सोचो जरा, इतना छोटा तराजू मिलेगा कहीं? No, sir. तो फिर हम कैसे नापेंगे? तो इसको नापने के लिए एक स्टैटिस्टिकल टूल बनाया गया है. अब हम एक एटम को नहीं नापते, हम कई सारे एटम को ले लेते हैं. कितने सारे एटम को लेते हैं हम इतने सारे एटम को लेते हैं. 6 0 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. इतने एटम्स को लेंगे तो इसका जो वेट होगा वो मास नंबर में आएगा और उसका यूनिट हो जाएगा ग्राम में. कैसे पता? कैसे पता किया भाई? पता कैसे किया? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पता किया. ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता किया. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 6.022 10⁻23 एटम्स weigh
the numerical value of which is the mass number in gram. इसलिए इसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास. याद रहेगा, ग्राम एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम या मास ऑफ दिस मेनी एटम्स. जैसे 1 डजन को 12 लिखते हैं या 12 को हम 1 डजन लिखते हैं. वैसे केमिस्ट्री में 6.022 10 to the power 23 पार्टिकल्स को 1 मोल कहते हैं. ये मोल मतलब वो गाल में जो तिल होता है वो नहीं, ये बस मोल कहते हैं. ठीक है, ये एक नापने का तरीका है. तो ये ग्राम एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एटम. ग्राम एटॉमिक मास. और ये क्या है? सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट, सिर्फ एक एटम का. ठीक है, ये इमेजिनरी यूनिट है. और ये मैथमेटिकल यूनिट है, ये रियल है. इसको नाप सकते हैं हम. ठीक है, इतने सारे एटम्स को लेंगे तो नाप सकते हैं. अब दो एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, कुछ कुछ प्रैक्टिस करते हैं. यहां पे लेते हैं एटम, यहां पे लेते हैं मास नंबर, यहां पे लेते हैं उसका मास इन एएमयू, और यहां पे लेते हैं उसका ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट. मुझे जो भी समझ में नहीं आता है, जो भी चीज, मैं क्या करता हूँ उसके 100 क्वेश्चन बना लेता हूँ, फिर मुझे खूब अच्छे से समझ में आ जाता है. ठीक है, यही मेरा लर्निंग का स्टाइल है. हाइड्रोजन 1 मास नंबर बताओ जल्दी 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 जल्दी, क्विक. 1. तो इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा? 1 AMU. लेकिन अगर हम 6.023 10 to the power 23 ले लेंगे, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? मास ऑफ 6.022 10 to the power 23 एटम्स कितना हो जाएगा? 1 ग्राम. उसी प्रकार से कैल्शियम 2040 मास नंबर कितना है बताओ जल्दी जल्दी जल्दी? 40. एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा? 40 AMU. लेकिन GAM कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास 40 ग्राम. अब लिखेंगे हम 40 ग्राम पर मोल, क्योंकि हमने इतने सारे एटम्स ले लिए हैं. 1 ग्राम पर मोल. ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं सोडियम 1123. मास नंबर कितना हो जाएगा? 23. अरे वाह. एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 23 AMU. ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम. अच्छा, उसके बाद ले लेते हैं कार्बन C612. 12 मास नंबर. 12 मास नंबर. एक एटम का वेट 12 AMU. तो एक मोल का 12 ग्राम पर मोल. वेरी गुड. अब जरा देखो एक नया कहानी. एक 1/1/12 ऑफ C12 तो अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12/12 हो जाएगा. और कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना एमयू होगा? कितना AMU? अरे वाह, 1 AMU. और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 ग्राम पर मोल. अब बोलो, क्या हम लिख सकते हैं 1 AMU मीन्स मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन C12 आइसोटोप?